बढ़ते बात तुनिशा शर्मा सुसाइड केस की करें तो तुनिशा शर्मा सुसाइड केस पर दो परिवार अब आमने सामने आ गए हैं। तुनिशा की मां इंसाफ की गुहार लगा रही है तो शिजान का परिवार भी अब इंसाफ की लड़ाई के लिए मैदान में आ गया है। जिन आरोपों को तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने शिजान और उनके परिवार पर लगाया, वो आरोप शिजान के परिवार ने सिरे से खारिज किया। तो सवाल है कि आखिर कौन सच बोल रहा है। उनके आपसी संबंध बहुत ही अच्छे थे। तुनिशा शर्मा सुसाइड पर इंसाफ की लड़ाई अब दो परिवारों के बीच आ गई है। सच ये है कि एक परिवार बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरा परिवार बेटे को बचाने के लिए मीडिया के सामने दलीलें पेश कर रहा है। शिजान का और तुनिशा का 15 दिन पहले जो ब्रेकअप हुआ था वो पूरे समाज के सामने है, मीडिया के सामने है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने है। उसके बाद उनके आपसी संबंध बहुत ही अच्छे थे। सवाल है कि जब तुनिशा शर्मा के साथ शिजान खान के परिवार के रिश्ते अच्छे थे, तो फिर वो कौन है जिसकी वजह से तुनिशा शर्मा को फांसी लगानी पड़ी? आखिर वो कौन है जिसकी वजह से तुनिशा शर्मा को मौत को गले लगाना पड़ा? क्या शिजान खान को मोहरा बनाकर असली आरोपियों को बचाया जा रहा है? तुनिशा और संजीव कौशल के संबंध बहुत ही खराब थे, खराब टू सच एन एक्सटेंट कि तुनिशा उनका नाम सुनते ही एंजाइटी और पैनिक अटैक में आती थी। तुनिशा शर्मा की मौत के तुरंत बाद वनीता शर्मा ने शिजान की घेराबंदी शुरू कर दी थी। उनकी ही शिकायत पर शिजान खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिजान के साथ तुनिशा शर्मा की हिजाब वाली तस्वीर के बहाने से धर्म के दंगल पर घेराबंदी की। आरोप लगे हैं कि शिजान खान तुनिशा शर्मा का धर्मांतरण करवाना चाहता था और इस साजिश में मां और बहन भी शामिल थी। आपने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल। उसको हमने फोर्स किया या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। तुनिशा शर्मा के सुसाइड केस पर दावेदारों का अपना अपना सच है। कौन कितना सच बोल रहा है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे विवाद और उलझता जा रहा है, क्योंकि दावेदारों के नकाब भी उतर रहे हैं। क्योंकि शिजान खान के परिवार ने आरोप लगाया, जो खुद को रिश्तेदार बताकर तुनिशा को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, उनका सच कुछ और भी है। उनके सो कॉल्ड पवन शर्मा, जो अपने आप को उनका मामा कहते हैं, पवन शर्मा तुनिशा के फॉर्मर मैनेजर थे और उनको उनके फॉर्मर मैनेजर के पोस्ट से निकाल दिया गया था 4 साल पहले, क्योंकि वो बहुत ही इंटरफियर करते थे, तुनिशा के ऊपर बहुत ही हार्श रहा करते थे वो। तो पवन शर्मा उनका दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिश्तेदार नहीं है। तुनिशा की मां के आरोपों का एक एक शिजान के परिवार ने जवाब दिया। कहा, जो दावा किया गया कि तुनिशा शर्मा को शिजान खान प्रताड़ित कर रहा था वो सच नहीं है। असल में सच ये है कि तुनिशा की मां ही अपनी बेटी की सबसे बड़ी विलेन थी। झगड़ा होता था, अब मारपीट करते थे, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उसने जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसके थप्पड़ मारा है, वो रोई बहुत है। आपने एक चीज बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा, तो जब ये इंसिडेंट हुआ उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतजार कर रही थी कि तुनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। वैसे तो शिजान खान सलाखों के पीछे है, लेकिन उनका परिवार मीडिया के सामने अपनी दलीलों को पेश कर रहा है। दावा कर रहा है कि जो शिजान खान के परिवार को लेकर बातें की जा रही है, असल में वही सच नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच तुनिशा आत्महत्या मामले में गिरफ्तार शिजान खान की बहन ने दावा किया कि वो एक्ट्रेस के लिए बर्थडे पार्टी प्लान कर रही थी। तब तुनिशा शर्मा की मां से भी बातचीत हुई। आज जब तुनिशा शर्मा इस दुनिया में नहीं रही तो तरह तरह के आरोप वो लोग लगा रहे। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस का सच चाहे जो भी हो, लेकिन शिजान खान का परिवार मीडिया के सामने तुनिशा के साथ की यादों को खोलकर रख दिया है। उसके साथ जुड़ी यादों और भरोसे के साथ होते विश्वासघात का आज शिजान की मां हवाला देने लगी। कहने लगी, हमने तो सबसे ज्यादा भरोसा तुनिशा पर किया और उसी ने धोखा दिया। तो क्या सच में तुनिशा शर्मा शिजान खान के परिवार पर भरोसा करती थी? क्या वो अपने परिवार से ज्यादा शिजान खान के परिवार पर विश्वास करती थी?
और ये अगर सच है तो क्या सच में शाहजहां खान को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है? क्या सच में शाहजहां खान का तुनिशा शर्मा की सुसाइड मिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है? तो उनकी माताजी ने एफआईआर में आरोप लगाए हैं, नॉट ओनली वो सरासर गलत हैं, एफआईआर का पूरा एलिगेशन अगर आप फेस वैल्यू पे ले ले तो शाहजहां का जो अरेस्ट है इलीगल है। शाहजहां खान का परिवार चाहता है कि तुनिशा शर्मा को इंसाफ मिले, लेकिन सवाल है कि तुनिशा शर्मा के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो फांसी लगाने को मजबूर हो गई? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो सुसाइड करने के लिए तुनिशा शर्मा को मजबूर कर रही थी? क्या ये बात सच है कि तुनिशा शर्मा ने फांसी का फंदा दिखाया था, जिसकी जानकारी तुनिशा की मां को दी गई? 23 तारीख को तुनिशा ने पार्थ जुच्छी के रूम में, जहां पे आयुष श्रीवास्तव बैठा हुआ था, शाहजहां भी बैठा हुआ था, अपने सीन का रिहर्सल या कुछ कर रहा था। तुनिशा रूम में आई, पार्थ से कहा कि पार्थ भैया मुझे आपको कुछ दिखाना है, गुस्सा नहीं करिएगा। और चलिए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया, हम बात अब करने वाले हैं नोटबंदी को लेकर। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा हमारे साथ मौजूद है, साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नोटबंदी के फैसले पर सरकार को बड़ी राहत दी है। राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रहे नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने अब सही ठहराया और इससे जुड़ी सारी याचिकाओं को देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी को लेकर निर्णय प्रक्रिया में कोई गलती नहीं हुई। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 4-1 की बहुमत से सुनाए गए फैसले में बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। Yes, it's definitely. It is one of the very important order in the last several years, for the reason that at that time so many parties had come before the court saying that this is an unconstitutional exercise. Though I was the first one to file the petition, but the reason for filing my petition was to seek additional exemptions. And in my petition I had said that I am not against demonetization. For me it was completely constitutional at that time also. 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी.बी. शामिल थे। इसमें से जस्टिस बी.बी. ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला रखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष को करारा झटका लगा है, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर आए दिन सवाल उठाते रहता था। लेकिन अब जब सुप्रीम मोहर लग गई है तो विपक्ष के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सत्ता पक्ष ने स्वागत किया है कि आरबीआई से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ। कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया और कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ था। स्वयं आरबीआई ने कोर्ट के सामने अपने वकील के द्वारा हुआ कि एक कंसल्टेशन हुआ था और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) में का भी कोई वायलेशन नहीं है। नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं थी और सभी याचिकाओं को देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सरकार की तरफ से अपनाई गई प्रक्रिया में भारी खामियां थी और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही सरकार नोटबंदी कर सकती है, लेकिन यहाँ प्रक्रिया को ही उल्टा कर दिया गया। केंद्र ने इस याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जाली नोटों, बेहिसाब धन और आतंकवाद जैसी गतिविधियों से लड़ने के लिए नोटबंदी एक अहम कदम था। नोटबंदी को अन्य सभी संबंधित आर्थिक नीतिगत उपायों से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए या इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। केंद्र की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और नोटबंदी को वैधानिक करार दिया। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, नोटबंदी को लेकर के सुप्रीम फैसला आ गया। हमारे साथ अदिति नागर लगातार बनी हुई है, साथ ही न्यूज रूम से सुमित हमारे सहयोगी भी बने हैं। अदिति, 2016 से अब तक कई अहम सवाल नोटबंदी को लेकर के खड़े हो रहे थे, लेकिन अब क्या लगता है, जब आज सुप्रीम फैसला आ गया है तो क्या अब इस पर विराम लग जाएगा? मंशा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है शिखा। मंशा पे सवाल, ये जो 58 याचिकाएं दर्ज हुई और पी चिदम्बरम जो उसको लीड कर रहे थे, तमाम चीज़ों में एक बड़ा सवाल, जो कॉमन जो चीज़ थी वो थी मंशा।
मंशा पर सवाल उठाए गए। और 2016 8 नवंबर हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम उससे पहले ये आपको बताएंगे शिखा कि जब नोटबंदी हुई उसके 2 दिन बाद जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली तो जाहिर तौर पे उस समय अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में, सड़क पे, देश दुनिया में कहीं भी बात करता था तो वो बात केवल नोटबंदी की करता था। तो ऐसे में क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप को इससे जुड़ा महसूस करता था, अफेक्टेड महसूस करता था, तो पहला सवाल हमने उनसे यही किया कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव रहते हैं और ऐसे में आपने इतना बोल्ड फैसला जो लिया, इसके पीछे के कारण क्या हैं? तो उन्होंने साफ कहा कि अगर इस देश में हर 6 महीने में चुनाव आते हैं, अगर चुनाव को देखिए, लोकतंत्र में जिस तरीके से हर 6 महीने चुनाव आते हैं, अगर उसको देखकर फैसला लिया जाए शिखा, तो फिर शायद कोई बड़े फैसले अमल ही नहीं हो सकते, कोई बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। दूसरी बड़ी बात है कि जब ये भी कहा कि 272 अगर आंकड़ा है या उससे नीचे का आंकड़ा है तो जाहिर तौर पे सरकार फिर सोच सोच के, फूक फूक के कदम आगे रखती है, कोई भी फैसले लेने में डरती है। लेकिन अगर 300 पार का आंकड़ा है या 272 से 300 तक के आपके पास सीट्स हैं, तो ऐसे में फिर आप बड़े फैसले ले सकते हो। यही वजह होती है कि जब चुनाव होता है तो बहुमत की सरकार अलग तरीके से काम करती है और बाकी जो सरकारें होती हैं वो अलग तरीके से काम करती है। शिखा, सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा फैसला था जिसने सबको हिला दिया। मैं बताऊं शिखा, जिस दिन 8 नवंबर को मैं भी कहीं बाहर जाने वाली थी, 9 नवंबर के दिन सुबह, और जब 8 नवंबर को ये अनाउंसमेंट किया गया उसके बाद शायद दूसरे दिन मेरी मेड ने जो उसको फीस होती है वो वापस कर दी अपनी। उसके अलावा मैं ये सोच रही थी, यानी कि जब हम लोग, आप हर एक व्यक्ति अफेक्ट हुआ इससे, लगभग 3 महीने का समय था जब शायद कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, क्योंकि सभी लोग तो केवल सड़कों पर लाइन में लगे हुए थे, अपने नोट एक्सचेंज करा रहे थे। तो जाहिर तौर पे एक बार शुरू के 3 महीने ये लगा कि हर एक व्यक्ति अफेक्ट हुआ, लेकिन 3 महीने के बाद लोग ये समझने लगे कि ये एक बड़े मतलब अच्छे उसके लिए हुआ है, बड़े बेहतरी के लिए हुआ है। क्योंकि देखिए शिखा, आपको और मुझको फर्क नहीं पड़ता, हम सैलरीड लोग हैं, फर्क किसको पड़ता है, आपत्ति किसको है, अपोज कौन करता है? हम बात करें नीरव मोदी, हम बात करें ललित मोदी, हम बात करें विजय माल्या, ये लोग जिनके पास कैश एक्सचेंज होता है, हवाला नहीं होता था। करप्शन को हटाने के लिए सबसे बड़ी मार थी नोटबंदी। और ऐसे में शिखा, इसमें जो आम आदमी है, सैलरीड है, जो एक गिनती के पैसे घर लेके आता है, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको केवल उतनी ही तकलीफ हुई कि वो जो भी घर में थोड़े बहुत पैसे रखता है उसको जाके बैंक में एक्सचेंज कराने पड़े। लेकिन असली फर्क, असली अपोजिशन कौन करता रहा? जिसके पास वो ब्लैक मनी था। तो ब्लैक मनी को शिखा, इसलिए हमारे साथ सुमित भी हैं, हम मंशा की इस बात आई यहाँ पर पूरे वर्डिक्ट में, हम उनसे भी समझेंगे कि वो क्या मुख्य बातें थी 5 जो आज सुबह उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, आसपास का क्या माहौल देखा, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहा 2016 के बाद और कैसे ना सिर्फ आज सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि देश की जनता ने कैसे मोहर लगाई नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर। जी सुमित हमारे साथ हैं। शिखा, आप सुमित से मंशा के बारे में जो बात है, क्योंकि वो याचिकाओं में तमाम चीजें आई हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? हम सुमित के पास भी चलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें आदित्य ये है, आप जिसका जिक्र कर रही थी कि ये पूरा मामला नोटबंदी को लेकर के जिस तरीके से उठा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें आदित्य ये रहा कि 2016 से 2022 तक का वक्त आ गया, 58 याचिकाएं थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये था कि ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी का गलत है। लेकिन सुप्रीम फैसले के बाद ये पॉइंट तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। और मैं आशा यही करती हूँ आदित्य, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठते रहे नोटबंदी को लेकर, आज के सुप्रीम फैसले के बाद इस पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगी। अब कोई और याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पाएगी। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, आज आप पूरी प्रक्रिया देखते रहे, 4-1 से ये फैसला रहा, क्या वो अहम पॉइंट्स थे जो वहां कोर्ट की तरफ से रखे गए जिसके बाद ये सुप्रीम फैसला लिया गया? सुमित, देखिए शिखा, आपको मैं बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का जो रिटन जजमेंट है वो आ गया है। 382 पन्नों में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल जजमेंट में तमाम बातें कही हैं। याचिकाकर्ता जो 58 याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन तमाम आरोपों का सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके जवाब दिया है। सबसे अहम बात है कि जो याचिका में सवाल उठाए गए थे कि 24 घंटे के अंदर सरकार ने RBI के को विश्वास में लिए बिना ही फैसला ले लिया था, उसका जवाब देते हुए जस्टिस
BR गवई 4 जजों की ओर से अपने फैसले में कहते हैं कि यह जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया था वो RBI और सरकार के बीच पिछले 6 महीने से इस फैसले को लेकर विचार विमर्श चल रहा था और 24 घंटे के अंदर फैसला लेने का जो आरोप याचिकाकर्ता लगा रहा है वह बिल्कुल बेबुनियाद है। हमने सरकार से वो तमाम फैसलों की रिकॉर्ड मंगवाए थे और उस रिकॉर्ड को देखने के बाद हम अपने फैसले पे या नतीजे पर पहुंचे हैं कि तय प्रक्रिया का पालन सरकार ने किया है। इसके अलावा यहाँ तक 1934 के सेक्शन 26 जो RBI का जो रूल है उसके क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग RBI के पास ये अधिकार है कि वह सिर्फ एक नोट के सीरीज को वापस नहीं कर सकता है बल्कि वो तमाम नोट को वापस करने का अधिकार रखता है, जो कि 1934 का जो कानून है RBI का सेक्शन 26 क्लॉज 2 का यहाँ जिक्र जस्टिस BR गवाई ने अपने फैसले में किया है। तो 2 अहम आरोप के साथ जो है याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे और जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिया है। वहीं अगर 4-1 के बहुमत का फैसला अगर हम कहें, जो एक जज थी जस्टिस नागरत्ना, उनका कहना है कि जो नोटिफिकेशन जो इशू किया गया था वो सही नहीं था। सरकार को अगर नोटबंदी का फैसला लाना था तो वो पार्लियामेंट को विश्वास में लेते हुए लाना था, यानी कि संसद के जरिए नोटबंदी का अगर फैसला आता तो वो बेहतर होता। ठीक है अदिति, अब सुमित की ही बात को उठाते हुए जिस तरीके से 4-1 का ये फैसला आया, पार्लियामेंट को पूरी तरीके से अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, लेकिन क्या अदिति ऐसे में इस तरह के फैसले संभव हो पाते हैं? क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो है वो आरोप लगाते रहे कि नोटबंदी का फैसला ही गलत है, लेकिन अगर पार्लियामेंट में सांसदों को अगर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया गया होता तो क्या जो परिणाम सामने आया ये वही होता? देखिए शायद वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि शायद यही वजह थी। देखिए कभी भी शिखा पेड़ में से कुछ चीज़ तोड़नी होती है तो पेड़ को बहुत तेज झटका देना पड़ता है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं। ये एक ऐसा फैसला था जो रात को 8 बजे लिया गया और जिसकी मंशा ही ये थी कि काले धन पे कैसे प्रहार करना। अगर आप संसद में इसका जिक्र करते, इस पर चर्चा करते, तो तब तक ये जो ट्रांसफर, ये हवाला, ये तमाम चीज़ें अपना अपना रूट ले चुकी होती, अपनी अपनी सारी जो जिस पर प्रहार करना था वो संभव नहीं हो पाता। इसीलिए हम बार बार मंशा की बात कर रहे हैं कि जो मंशा थी सरकार की कि इस पूरे सिस्टम से काले धन पर और दूसरा आतंकवाद पे, देखिए आज यही वजह है कि क्यों 370 आज सक्सेसफुल हो पाया, नहीं तो शायद संभव नहीं था। शिखा, आप और हमारे पैदा होने से पहले से ये बातें चली आ रही हैं कि 370 खत्म करके हमको जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है उसको अपना बनाना है, लेकिन 370 ने हर बार जम्मू कश्मीर को हमसे दूर रखा। तो यही वजह थी, अगर उसी वक्त ये चर्चा हो जाती, बातचीत हो जाती, और यही वजह थी कि अमित शाह ने जब 370 पार्लियामेंट में लेकर आए तो वो भी उस मोमेंट पर लेकर आए जब रात को कर्फ्यू लग गया था पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू में। क्योंकि अगर ये बात पहले बाहर आ जाए या चर्चा, और यही तरीका है नरेंद्र मोदी सरकार का काम करने का, बड़े फैसले लेने के लिए बहुत बड़ा दिल और बहुत करेज। देखिए सवाल उठता है लोकतंत्र में, आप सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम जजमेंट दिया है, वो तमाम चीजें हैं एक अलग कि कोई लीगल गलतियां, खामियां नहीं थी इस पूरे मसले में, ये एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट है। लेकिन लोकतंत्र में जो जैसे बोलते हैं ना कि अप्रूवल या ग्रीन टिक, वो तभी मिलता है शिखा जब जनता आपको अप्रूवल देती है। 2016 8 नवंबर को ये पूरा मसला हुआ, 3 महीने तक जनता सड़क पे रही, परेशान रही, आप परेशान रहे, मैं परेशान रही, लेकिन 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बम्पर जीत नरेंद्र मोदी ने हासिल की। बिल्कुल, तो ये जनता का अप्रूवल होता है, क्योंकि कई बार बड़े फैसले होते हैं और ऐसे में आज तक इतिहास में कई ऐसे बड़े फैसले, जीएसटी की हम बात करते हैं, जीएसटी तो यूपीए सरकार लाना चाहती थी पर वो फैसला लागू नहीं करा पाई। उस समय अलग पॉलिटिक्स हुई, नरेंद्र मोदी उस समय उस को अपोज करते रहे, तरीके को, फॉर्मूले को, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने फॉर्मूले के साथ जीएसटी लागू की। तो बात थी कि किस तरीके से, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में इसका जिक्र होता तो इसका जो एक्चुअल मोटिव था कि कैसे काले धन पे प्रहार करना है, वो शायद इस तरीके से संभव नहीं हो सकता था। शिखा, और एक बार फिर से जो राजनीतिक दल है उन्हें ये मौका मिल जाता कि ये नोटबंदी तो साहब हुआ ही इसलिए है ताकि काले धन को छुपाया जा सके। मैं एक और बात अदिति आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर के सवाल उठते रहे, ये कहा गया कि आरबीआई भी इस निर्णय से बहुत हद तक खुश नहीं था और आरबीआई की इच्छा के विरुद्ध ये कदम उठाया गया, लेकिन आज तो ये भी क्लियर हो गया कि आरबीआई के साथ सरकार 6 महीने से विचार विमर्श कर
रही थी। और जाहिर तौर पे ये बात किसी राज्य की नहीं थी, ये पूरे देश की थी, पूरे संपूर्ण भारत की थी। ऐसे में क्या लगता है, आरबीआई के साथ विचार विमर्श हुआ, बावजूद इसके इतने सवाल उठे, क्या ये पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज करना चाह रहे थे जो विपक्षी दल थे, या फिर ये कुछ और था? दीदी, जाहिर तौर पे देखिए, जब तक देखिए नोटबंदी एक ऐसा आज भी नोटबंदी के लिए दो चीजें, एक तो आप टेक्निकल पार्ट समझिए कि आरबीआई को कब किससे चिट्ठी भेजी, कब आरबीआई को कॉन्फिडेंस में लिया, क्या 6 महीने कंसल्टेशन हो रहा था या नहीं हो रहा था, क्या सिर्फ 24 घंटे पहले कहा गया, ये तमाम मुद्दे थे। लेकिन जो आम जनता है, जो वोटर है, वो ये सोचता है, हम भी खुद बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की ही, वोटर को ये समझ आता है कि आज नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बड़े लोगों के लिए, जो केवल जैसे जो अमीर लोग जो अमीर होते रहते हैं, क्योंकि देखिए इसे आम, मैं फिर कह रही हूँ, जो सैलरीड आदमी है, जो जिसकी फिक्स सैलरी आती है, फिक्स तनख्वाह आती है, जो घर में अपने पैसे लेकर आता है, उसको नोटबंदी से कोई अफेक्ट हुआ ही नहीं, ना तो ज्यादा पैसे घर में होते हैं, तो यानी उनको अफेक्ट नहीं हुआ, तो वो अपोज भी नहीं कर रहे थे। शिखा, सवाल उठता है कि नोटबंदी से अफेक्टेड कौन हुए। आज मैं आपको बताऊं, नाम लेना शायद यहाँ पर ठीक नहीं होगा, लेकिन एक बड़े पॉलिटिकल लीडर ने ये कहा कि हम भी चुनाव जीत सकते हैं आगामी, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे 2024, लेकिन नरेंद्र मोदी से कहिए कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी पैसे मिले। यानी जाहिर तौर पे जो भी ब्लैक मनी के तहत पैसा आ रहा था वो खत्म हुआ। बिल्कुल यही वजह है कि आज चाहे चुनाव लड़ना हो, चाहे दूसरे तरह के काम हो, वो उनको अफेक्ट कर रहा है। तो जनता भी ये समझ गई थी कि ये हो सकता है तकलीफ है हमारी 3 महीने की, लेकिन ये वार उन पर हुआ है जो वो बड़े लोग हैं। तो कहीं ना कहीं शिखा, एक इसको लाइटर नोट पे कहा जा सकता है कि कई बार ये खुशी होती है कि हम तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो कभी भी उस तरीके से, बिल्कुल अदिति, बिल्कुल, तो वो उन लोगों को अफेक्ट हुआ, उनके यानी जहां वार करना चाह रही थी सरकार, वहां वार हुआ, वहां प्रहार हुआ, बाकी लोगों को मिर्ची लगी, तो फिर देश क्या करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही सुमित आपका भी बहुत शुक्रिया। और देख रहे हैं अखंड भारत। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है, कंझावाला कांड पर बड़ी खबर, लड़की के शव का पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है, कल आएगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में ये पोस्टमार्टम किया गया। दरअसल 3 डॉक्टर्स की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया है और अब कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे कई बड़े खुलासे संभव हैं। डॉक्टर उपेंद्र जी जो एचओडी हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के, उनने कहा वो दे देंगे। रेप था नहीं था ये तो मुझे लगता है रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, बट एक चीज बहुत क्लियर है कि ये एक मर्डर है। 302 का जो एक्ट पुलिस ने लगाया है वो सीधे इस चीज को चिन्हित करता है कि ये मर्डर है। तो जो 304 का पहले मुकदमा दायर किया था उस पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ड्राइवर पे आरोप था, बट अब ये 302 का मुकदमा जो दायर हुआ है ये प्रॉपर मर्डर है जी। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से, भारत सरकार से, सबसे यही गुहार करूंगा, हमारे एलजी साहब से भी गुहार करूंगा कि इन 5 मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए जिससे पूरे भारतवर्ष में एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर हमारे माता बहनों के साथ कुछ गलत होगा। देखिए, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान शहीदगाह केस में सुनवाई मंगलवार को होगी, लेकिन एक वकील की मौत होने की वजह से काम नहीं हो पाया। अब इस मामले में मंगलवार को ये बड़ी सुनवाई होगी। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर सुनवाई भले न हुई हो, लेकिन इस केस में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दोबारा विचार के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है, जिसमें कोर्ट से सर्वे से जुड़े आदेश पर दोबारा विचार करने की अपील की गई है। जहाँ तक अमीन कमीशन के संबंध में एप्लीकेशन मूव किए जाने और आदेश पारित किए जाने का सवाल था, उस संबंध में भी मैंने ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था उसके संबंध में इंस्पेक्शन कराए जाने के लिए 3 दिन के अंदर पैरवी की जानी चाहिए थी, जो प्लेंटिफ्स के द्वारा नहीं की गई है। लिहाजा अब इसमें पैरवी जारी ना की जाए, क्योंकि नेक्स्ट पैरवी जारी किए जाने के लिए बियॉन्ड टाइम अगर है तो ऑनरेबल की कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है। तो अगर कोई एप्लीकेशन वो मूव करते हैं या नहीं भी करते हैं तो बिना इसमें हमारा पक्ष सुने हुए ऑनरेबल कोर्ट अमीन महोदय को मौके पर जाने के संबंध में कोई पैरवी के आदेश पारित ना करें। वैसे कोर्ट ने अमीन को सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी तक पेश करने का आदेश दिया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रखे हैं और कहा कि यह आदेश मुस्लिम पक्ष को सुने बिना दिया गया है। ये ना तो ट्रस्ट के सदस्य हैं और न ही लैंड ऑनर हैं, इसलिए मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करेगा।
माना जा रहा है कि शाही ईदगाह की वास्तविक और वर्तमान स्थिति की जांच होगी। एक मैप भी तैयार किया जाएगा जिसको कोर्ट में अमीन पेश करेंगे ताकि कोर्ट को वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके। तो क्या इससे बात बन जाएगी? अमीन की सर्वे रिपोर्ट से विवाद सुलझ जाएगा? में के चले जाए। लिहाजा आज अपियर होकर हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने यही बात रखी कि साहब हमें इस मुकदमे के कोई नोटिस और संबंध नहीं मिले हैं और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा इसमें इस तरीके के आदेश पारित कर दिए गए हैं। फर्दर अगर इस मुकदमे में कोई सुनवाई होती है या कोई आदेश पारित किया जाता है तो उससे पहले इस मुकदमे के सारे कागजात हमें दिलवाए जाकर हमें भी मौका दिया जाए अपना पक्ष ऑनरेबल कोर्ट के सामने। न्यायालय द्वारा एक अमीन प्रक्रिया रिपोर्ट का आदेश जारी कर दिया गया जिसकी हमें कोई जानकारी भी नहीं थी और ये 24 तारीख के समाचार पत्रों में छपा, जिसमें एक समाचार पत्र ने छाप दिया कि साहब ज्ञान बाबू की तर्ज पर सर्वे जारी, क्योंकि सरासर गलत है। अब हम चूंकि आज न्यायालय खुले हैं, जब से न्यायालय बंद थे तो हम न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखेंगे। आरोप पत्र आज करेंगे दाखिल? नहीं, आरोप पत्र नहीं, उसमें आपत्ति और उस पोर्शन को स्टे कराने के लिए और आदेश को रिकॉल कराने के लिए हम लोग अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 8 दिसंबर को सर्वे के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने अमीन की रिपोर्ट देने के लिए आदेश दिया है। ये श्री कृष्ण बालकृष्ण श्री जी का जो विवाद है उनके नाम पर ये भूमि दर्ज है। उस भूमि ये 13.37 एकड़ भूमि है जिसमें कि लगभग 2.5 से 3 एकड़ में शाही ईदगाह का बनी हुई है। इसलिए हमने ये दावा दाखिल किया गया है कि ये ठाकुर जी के नाम भूमि है, ठाकुर जी को भूमि सुरक्षित करने के लिए मिले और उनको ये सारी भूमि जिसको जो मालिक है उसको भूमि मिलनी चाहिए, कानून भी यही कहता है। उसके अंतर्गत ये दावा दाखिल किया गया है हमने और हम मानते हैं न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये भूमि ठाकुर जी के नाम है, उन्हें मिले। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को 119 साल हो गए हैं। नया साल इस मामले को लेकर नई उम्मीदें लेकर आया है, जिस पर सुनवाई हो रही है। जो आपत्ति पत्र दाखिल किया गया उसमें इस बात का जिक्र हुआ है कि अमूमन कल तक जो है जल्द से जल्द इस पर भी डेट सामने आएगी कि आखिर कब हिंदू पक्ष की दलील एक बार फिर से सुनी जाएगी और मुस्लिम पक्ष की बात, जो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमारी बात को, हमारी दलीलों को सुना नहीं गया है, अब उनकी बात भी सुनी जाएगी और उसके बाद ही कोई फैसला सामने आएगा। और इसी के साथ अखंड भारत में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप हर छोटी बड़ी खबर के लिए लगातार बने रहिए भारत 24 के साथ।